नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पठानकोट में सुरक्षा बलों का अभियान जारी। पाकिस्तान ने कहा भारत से मिले सबूतों की पड़ताल जारी। अमेरिका ने पाकिस्तान से सख्त कार्रवाई को कहा। मजार शरीफ में मुठभेड़ खत्म। भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला करने वाले सभी आतंकी ढेर। काबुल एयरपोर्ट पर हमले में 30 घायल। निलंबन पर दिल्ली सरकार का केंद्र का आदेश मानने से इनकार। उप मुख्यमंत्री ने राजनाथ सिंह को लिखी चिट्ठी, कहा जाएगा गलत संदेश। केंद्र ने रद्द किया था अधिकारियों का निलंबन। सूखा राहत पर सख्त सुप्रीम कोर्ट। केंद्र और 11 राज्यों से 10 दिन में जवाब तलब। खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने का मांगा ब्यौरा। और सऊदी अरब के बाद बहरीन और सूडान ने भी ईरान से तोड़े राजनयिक संबंध। सऊदी ने हवाई सेवाओं और कारोबार पर लगाई रोक। तनाव खत्म करने की अमेरिकी अपील। और अब विस्तार से नजर डालते हैं खबरों पर। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के चौथे दिन भी सेना का ऑपरेशन जारी है। सोमवार को 2 और आतंकियों को मार गिराया गया, जिससे मारे गए आतंकियों की संख्या अब 6 हो गई है। एनआईए ने इस मामले की जांच के लिए 3 केस दर्ज किए हैं। तो वहीं आतंकी हमले का असर पाकिस्तान के साथ 15 जनवरी को होने वाली विदेश सचिव स्तर वार्ता पर भी पड़ सकता है। पंजाब में पठानकोट एयरबेस में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चौथे दिन भी जारी है। एनएसजी के मुताबिक पूरे इलाके की तलाशी और आतंकियों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सोमवार को ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए एयरबेस के अंदर क्विक रिएक्शन टीम यानी QRT को भेजा गया। Operations are still going on. We have been able to eliminate the 5th terrorist. Bombing and search operations continue. सेना और सुरक्षा एजेंसियों के साझा ऑपरेशन में अब तक 6 आतंकी मारे जा चुके हैं। इस बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने पठानकोट हमले की जांच के लिए 3 केस दर्ज किए हैं। इसमें एसपी को अगवा करने और टैक्सी ड्राइवर की हत्या का मामला शामिल है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ घटनाक्रम की समीक्षा की। बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर शामिल हुए। ये वेल ट्रेन्ड टेररिस्ट थे, फिदाइन थे, सुसाइड स्क्वाड था, और जब इस प्रकार का फिदाइन हमला होता है तो काफी नुकसान पहुंचाने की उनकी क्षमता होती है। लेकिन और ये जो कॉम्प्लेक्स है बहुत बड़ा है। इसकी जो सर्कमफ्रेंस है एयरबेस की, ये अपने आप में 24 किलोमीटर लंबी है, और इसीलिए उसके क्लीनिंग ऑफ ऑपरेशंस में भी, कोमिंग ऑपरेशंस में भी बहुत समय लगता है। पठानकोट हमले का असर भारत पाकिस्तान के बीच 15 जनवरी को इस्लामाबाद में होने वाली विदेश सचिव स्तर वार्ता पर भी पड़ सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। सुरक्षा मामलों से जुड़े लोगों का भी कहना है कि सरकार को पाकिस्तान के सामने इस मामले को सख्ती से उठाना चाहिए। नवाज शरीफ बातचीत में आगे बढ़ने से पहले ये मिलिट्री को कॉन्फिडेंस में नहीं लिए थे, जिसके कारण ये रिएक्शन हुआ मिलिट्री का। तो कॉन्फिडेंस में ले लें, वो तय कर ले, पाकिस्तान आपस में तय कर ले ना कि उसको करना क्या, तब ना बात आगे बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस हमले की निंदा हो रही है। अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। चीन ने कहा है कि यह हमला भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली बातचीत के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है। उधर पठानकोट हमले के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मंगलवार से होने वाली अपनी चीन यात्रा रद्द कर दी है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और इधर पाकिस्तान ने पठानकोट आतंकी हमले के बारे में भारत की ओर से दिए गए सुरागों पर काम करने का दावा किया है। पाकिस्तानी विदेश विभाग ने सोमवार को बयान जारी करके कहा है कि पाकिस्तान भारत सरकार के संपर्क में है और उसकी ओर से दिए गए सुरागों पर काम कर रहा है। बयान में पठानकोट हमले को दुर्भाग्यपूर्ण आतंकी घटना बताते हुए इसके शिकार लोगों के प्रति संवेदना जताई गई है। साथ ही कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान को वार्ता प्रक्रिया को लेकर कटिबद्ध रहना चाहिए। इसी बीच पठानकोट आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने ली है। आतंकी संगठन का
दावा किया है कि इस हमले को कश्मीर के हाईवे स्क्वाड की मदद से अंजाम दिया गया। सुरक्षा जानकारों ने यूजेसी के दावे को ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले में आतंकी गुट जैश-ए-मोहम्मद के हाथ होने के पक्के सबूत हैं। और हमारे साथ सुखजिंदर कुमार पठानकोट से स्थानीय पत्रकार जुड़े हैं। सुखजिंदर, ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन ताज़ा अपडेट क्या है, ये जानकारी आपसे चाहेंगे। जी, ताज़ा अपडेट ये है कि फिलहाल तो पूरी तरह शांति बनी हुई है और जो अपने हेलीकॉप्टर पहले चक्कर लगा रहा था वो भी चक्कर नहीं लगा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है और अभी तक कोई भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है कि ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है या अंदर कोई आतंकवादी है या नहीं है। हर बार जब भी पूछा जा रहा है तो बस यही कहा जा रहा है कि ऑपरेशन अभी चल रहा है। शुक्रिया सुखजिंदर हमसे बातचीत के लिए और इस जानकारी के लिए। अफगानिस्तान के मजार शरीफ में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर सुरक्षा बलों का 25 घंटे का अभियान खत्म हो गया है। आतंकियों को सुरक्षा बलों ने सोमवार देर रात मार गिराया है और इसके बाद घेराबंदी खत्म कर दी गई। दूतावास के बाहर एक घर में छिपे आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच सोमवार को दिन भर गोलीबारी होती रही। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को पहले ही मार गिराया था, जबकि बाकी को कल रात ढेर कर दिया गया। और इसी बीच अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर उन्हें हमले के बारे में जानकारी दी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भारतीय दूतावास पर हमले की निंदा की है। आतंकियों ने रविवार रात भारतीय दूतावास पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर तैनात आईटीबीपी के जवानों ने भारी गोलीबारी करते हुए उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया था। एक हमलावर के पकड़े जाने की भी खबर है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि जो है अभी नहीं हुई है और इस हमले में भारतीय दूतावास के सभी कर्मचारी जो हैं वो सुरक्षित हैं। और इसी बीच कल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयरपोर्ट के करीब बम धमाका हुआ। इसमें 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। आत्मघाती हमलावर एयरपोर्ट से लगी पुलिस चौकी को उड़ाने की कोशिश में था। काबुल के पुलिस प्रमुख ने यह बताया है कि हमलावर विस्फोटक से लदी कार को चौकी के नजदीक लेकर गया और खुद को उड़ा लिया। काबुल में हाल के ही दिनों में कई आत्मघाती हमले हुए हैं। इससे पहले एक रेस्टोरेंट पर हुए हमले में एक सुरक्षाकर्मी और बच्चे की मौत हो गई थी। पूर्वोत्तर भारत में कल आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 9 हो गई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी 5 लोगों की मौत हुई है। सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ की टीम भूकंप पीड़ित इलाकों राहत और बचाव कार्य में जुटी है। लोगों तक जरूरी सामान, खाने पीने की चीजें और दवाएं पहुंचाई जा रही हैं और तो वहीं दूर दराज के इलाकों में भी मदद पहुंचाने का काम जारी है। सोमवार को पूर्वोत्तर राज्यों के मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह, गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने मणिपुर के मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर नुकसान और राहत कार्यों की समीक्षा की। किरण रिजिजू ने भूकंप पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वे किया। सोमवार तड़के पूर्वोत्तर राज्यों में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसको केंद्र मणिपुर की राजधानी इम्फाल के करीब स्थित था। काफ़ी डैमेज तो हुए हैं और हम लोग का एक्सपर्ट जितना भी टीम है एनडीआरएफ के और बाकी फोर्सेस के स्टेट के सब लगे हुए हैं और दूर दराज इलाके में कहीं अगर और मरे हैं, कहीं दिक्कतें हैं तो उसका भी जांच लेंगे। हम लोग का सारा फोर्सेस अभी रेडी बैठे हैं। केंद्र सरकार ने भूकंप पीड़ित राज्यों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। सबसे ज्यादा भूकंप की मार झेलने वाले मणिपुर को राहत और बचाव कार्य के लिए अतिरिक्त मदद भेजी जा रही है। केंद्र सरकार आज 3 सदस्यीय मेडिकल टीम मणिपुर भेज रहा है। 35 एनडीआरएफ की टीम असम में तैनात की गई हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के इंजीनियरों की टीम भी इम्फॉल में है, जो राज्य में बिजली की आपूर्ति बहाल करने में जुटी है। और दिल्ली सरकार के सम विषम फॉर्मूले को जनता का समर्थन मिल रहा है। सोमवार को चौथे दिन सड़कों पर विषम नंबर की गाड़ियां बहुत कम दिखीं। जनता के सहयोग को लेकर दिल्ली सरकार बेहद उत्साहित है। आज विषम नंबर की गाड़ियां चलेंगी। दिल्ली सरकार के सम विषम नियम का पालन जनता कर रही है, लेकिन जिस मकसद को लेकर इस नियम को बनाया गया है उस पर इसका खास असर नहीं दिख रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक तो कम हो गया है, लेकिन प्रदूषण के स्तर पर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली सचिवालय के बाहर लगा प्रदूषण मीटर इसकी तस्दीक कर रहा है।
सिर्फ दिल्ली सचिवालय ही नहीं, ITO के इलाके में प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान से ऊपर है। जानकारों का मानना है कि सिर्फ सम विषम फॉर्मूले से दिल्ली को प्रदूषण से निजात नहीं मिल सकती है। सरकार को कुछ और प्रयोग करने होंगे। ऑफिस टाइमिंग्स चेंज कर दो कि आप 8 से 4 एक कर दो और 10 से 6 एक कर दो। आधे लोग सुबह 8 से 4 जाएं, आधे लोग, ताकि सड़क पे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। प्लस लोगों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, सड़क के ऊपर में सिगरेट ना पिएं, आसपास की जो इंडस्ट्री है उसको भी चेक करें। हालांकि दिल्ली सरकार कई इलाकों का हवाला दे रही है जहां इस नियम के लागू होने से प्रदूषण में कमी आई है। 3 दिन का जो मैंने अध्ययन किया है उसके हिसाब से दिल्ली के बॉर्डर के जो एरियाज हैं जहां रात में ट्रक्स बड़ी मात्रा में चलते हैं या NCR में जो पोल्यूशन है वहां पोल्यूशन लेवल थोड़ा कम डाउन हो रहा है। सम विषम नियम से सड़कों पर गाड़ियों की संख्या तो कम हो गई है, अब सबको इंतजार है कि दिल्ली में प्रदूषण कब कम होगा। दिल्ली की जनता ने ऑड इवन नियम का पालन करना तो शुरू कर दिया, लेकिन जिस प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए ये नियम बनाया गया था उस पर कुछ असर होता दिख नहीं रहा। यानी कि एक तरफ दिल्ली सरकार की चुनौती जहां कम हुई वहां दूसरी तरफ बढ़ भी गई। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में एक बार फिर से टकराव की स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। दिल्ली सरकार ने 2 दानिश अधिकारियों के निलंबन रद्द करने के केंद्र सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के इस आदेश को मानने से राज्य के सभी अधिकारियों को गलत संदेश जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि गृह मंत्रालय की बात मानने का मतलब है दिल्ली सरकार के अधिकार में बड़ी कटौती। इससे अफसरों में अनुशासनहीनता आएगी और सरकार के होने या ना होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और बजट की तैयारियों के मद्देनजर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल कृषि जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इस बजट पूर्व चर्चा में किसान संघ के प्रतिनिधियों ने कृषि सेक्टर के लिए सस्ते लोन और ज्यादा बजट आवंटन की मांग की। इस साल सूखे की स्थिति से खड़े हुए संकट के बाद सरकार का भी जोर बजट में कृषि पर ज्यादा हो सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि जगत से जुड़े लोगों से मुलाकात के साथ बजट पूर्व चर्चा का सिलसिला शुरू किया। इस मुलाकात में किसानों को सस्ते लोन पर कृषि जगत के प्रतिनिधियों ने सबसे ज्यादा जोर दिया। मांग हुई कि छोटे किसानों को 50,000 तक का लोन 4% ब्याज दर पर दिया जाए। गांव में किसानों को घर बनाने के लिए भी लोन की जरूरत किसान संगठनों ने बताई। हालांकि सरकार ने भी साल 2015-16 के लिए कृषि ऋण को 50,000 करोड़ से बढ़ाकर 8.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है। Not giving a proper credit to the farmers and only 10% of the society's farmers are getting the credit from the government. These also the RBI is saying that the credit is not commensurate with the production. They are telling that. We requested the government to see the holistic approach. 100% of the farmers has to get the credit. किसान संगठन इस बार खराब मानसून और सूखे के चलते प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जल संचयन और माइक्रो इरिगेशन के लिए आवंटन भी कम से कम 10 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। मांग है कि सूखा पीड़ित इलाकों में केंद्र सरकार की मदद से 10 लाख जल संचयन टैंक बनाने की भी मदद मिले। पिछले बजट में माइक्रो इरिगेशन के लिए 5,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। शेड मैनेजमेंट हुआ, उस पे पैसा ज़्यादा लगाइए, 1 मिलियन टैंक्स स्टोरेज टैंक्स बनाइए, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स को इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग स्टेटस दीजिए। फरवरी में पेश होने वाले आम बजट से पहले इस तरह की बजट पूर्व चर्चा भी नीतियां बनाने और आवंटन के लिहाज से बेहद अहम होती हैं। बैठक में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, मुख्य आर्थिक सलाहकार और नीति आयोग के चेयरमैन अरविंद पानगड़िया भी मौजूद थे। सरकार ने गांवों के जीवन स्तर को उठाने के मकसद से कृषि बजट में सिंचाई, रोड और मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड के लिए आवंटन बढ़ाने के साफ संकेत दिए हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अभी वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद याद करेंगे मशहूर संगीतकार सी रामचंद्र को उनकी पुण्यतिथि पर। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज।
देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अगली खबर का रुख करेंगे। सूखे के हालात से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी है। शीर्ष अदालत ने इस मसले पर केंद्र और 11 राज्यों से 10 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जवाब मांगा। कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अनाज मुहैया कराने के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी मांगी है। गैर सरकारी संगठन स्वराज अभियान की ओर से दायर जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी। इस संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से सूखा पीड़ित राज्यों में खाद्य सुरक्षा कानून लागू करवाने की गुजारिश की है। इसके अलावा किसानों को फसल के नुकसान के लिए समय पर मुआवजा देने और अगले सीजन की खेती के लिए पर्याप्त अनुदान दिए जाने की भी मांग की गई। अदालत ने इससे पहले 16 दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्रालय के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड जैसे राज्यों को नोटिस जारी किया था। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वाली बेंच ने उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त नियुक्ति से जुड़ा मामला मुख्य बेंच को भेज दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस रंजन गोगोई की मुख्य बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस वीरेंद्र सिंह को प्रदेश का नया लोकायुक्त नियुक्त किए जाने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने असहमति जताते हुए राज्यपाल राम नाईक और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 20 दिसंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगा दी थी। और सुप्रीम कोर्ट 2000 सीसी और उससे अधिक क्षमता वाली डीजल गाड़ियों की बिक्री और पंजीकरण पर लगी रोक हटाने से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई करेगी। इससे जुड़ी एक याचिका सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनियां महिंद्रा एंड महिंद्रा, मर्सिडीज और टोयोटा की तरफ से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से 16 दिसंबर 2015 को दिए गए उस आदेश में संशोधन का अनुरोध कर रही हैं जिसमें 2000 सीसी और उससे ज्यादा की क्षमता वाली डीजल कारों की बिक्री और पंजीकरण पर रोक लगाई जा गई है। कोर्ट ने सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंच जाने के कारण यह आदेश दिया था। बीसीसीआई में सुधार पर जस्टिस लोढ़ा समिति ने सुप्रीम कोर्ट में कल अपनी रिपोर्ट सौंप दी। समिति ने नेताओं को क्रिकेट से दूर रखने और सट्टेबाजों को कानूनी मान्यता देने की सिफारिश की है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगा। बीसीसीआई में सुधार को लेकर अपनी रिपोर्ट में जस्टिस लोढ़ा समिति ने एक तरफ जहां इसमें नेताओं को दूर रखने की सिफारिश की है, वहीं आईपीएल के पूर्व सीईओ सुंदर रमन को क्लीन चिट दी है। इसके अलावा आईपीएल और बीसीसीआई के लिए अलग संचालन संस्थाओं की सिफारिश की गई है। The governance and management of the state associations will be on line with the BCCI. लोढ़ा समिति ने सट्टेबाजी को भी लीगल करने का सुझाव दिया है। रेलवे, सेना और विश्वविद्यालय संघों को केवल एसोसिएट सदस्य बनाने की सिफारिश की गई है। जस्टिस लोढ़ा ने आईपीएल संचालन परिषद को सीमित स्वायत्तता का प्रस्ताव रखा। जानकारों ने समिति की सिफारिशों का स्वागत किया है। जो उन्होंने सजेस्ट की है पॉजिटिव नोट पे कि वो अपनी राय जो है इसको खेल को चलाने में, क्योंकि ऑफिशियल्स कम एंड गो, प्लेयर्स कम एंड गो, लेकिन उनकी एक्सपर्टीज, उनका अनुभव जो है उसका इस्तेमाल जो नहीं हो रहा था वो अब होने लग जाएगा, जो बहुत समय से, लंबे समय से मांग थी। वो एक अच्छा चीज है क्योंकि आईपीएल और बीसीसीआई को एक जैसा नहीं करना चाहिए। आईपीएल इज डिफरेंट एंटिटी, तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी चीज है कि उनके लिए गवर्निंग काउंसिल अलग हो और इंडिपेंडेंट वर्क करे।
लोढ़ा समिति ने संविधान और खिलाड़ियों के संघ के गठन की पेशकश की। पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई के नेतृत्व में संचालन समिति की सिफारिश की, जिसमें मोहिंदर अमरनाथ, डायना एडुलजी और अनिल कुंबले सदस्य होंगे। हितों के टकराव पर फैसला आचार नीति अधिकारी करेगा। लोढ़ा समिति ने कहा कि कोई भी बीसीसीआई पदाधिकारी लगातार 2 से ज्यादा कार्यकाल तक अपने पद पर नहीं रह सकता है। ऐसी चीज़ें हैं जो अगर वो भी होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये कहूँगा ये बहुत ही अच्छी पहल है। और बीसीसीआई को अगर साफ करना है, उसकी साफ करने की मुहिम इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। डिस्टेंस होना चाहिए, और जब अगर आर्म्स डिस्टेंस नहीं होगा तो वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो इस वजह से शुरू से ही हमारा ये मानना था और स्वागत योग्य है ये बात कि बीसीसीआई और आईपीएल दोनों के दोनों एक दूसरे से आर्म्स लेंथ पे होना चाहिए, ताकि एक दूसरे के ऊपर वेस्टेड इंटरेस्ट एक दूसरे के ऊपर प्रभावित ना कर पाए। 159 पन्नों की रिपोर्ट बनाने के लिए जस्टिस लोढ़ा समिति ने बोर्ड अधिकारियों, क्रिकेटरों और अन्य जानकारों के साथ 38 बैठकें की। वर्तमान में बीसीसीआई के 30 सदस्य हैं। रविंद्र सिंह शौराण, राज्यसभा टीवी। और पूर्व रक्षा सचिव आर.के. माथुर ने कल केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के वरिष्ठ सांसद लालकृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे। त्रिपुरा कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी माथुर ने पिछले साल मई में रक्षा सचिव का 2 साल का कार्यकाल पूरा किया था। दुनिया भर के शेयर बाजारों में कल भारी गिरावट दर्ज की गई। घरेलू बाजारों में चौतरफा भारी बिकवाली देखी गई। सेंसेक्स में बिकवाली के चलते 2.1% की गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 538 अंक लुढ़ककर 25,623 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 172 अंकों की गिरावट के साथ 7,791 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में ये बीते 3 महीने में सबसे बड़ी गिरावट है। चीन का बाजार 7% लुढ़क गया, जबकि जापान, सिंगापुर, हांगकांग और दक्षिण कोरिया के बाजारों में 1 से लेकर 3% तक की गिरावट आई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में भी रुपया कमजोर हुआ। रुपए में डॉलर के मुकाबले 47 पैसे की गिरावट आई। $1 की कीमत 66 रुपए 61 पैसे दर्ज हुई। सऊदी अरब के बाद बहरीन और सूडान ने भी ईरान के साथ राजनयिक संबंध खत्म कर दिए, और इसी बीच सऊदी अरब ने ईरान के साथ हवाई सेवाएं और कारोबार खत्म करने का ऐलान किया। अमेरिका ने दोनों देशों से तनाव खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की है, जबकि रूस ने मध्यस्थता की पेशकश की है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के चलते तेल की कीमतों में 2% की वृद्धि देखी गई। शिया धर्मगुरु शेख अल निम्र की फांसी को लेकर सऊदी अरब और ईरान के बीच उपजा तनाव कम नहीं हो रहा है। सऊदी अरब का साथ देते हुए बहरीन और सूडान ने ईरान से कूटनीतिक रिश्ते खत्म करने का ऐलान कर दिया। बहरीन ने यह कदम ईरान में सऊदी दूतावासों पर हुए आतंकी हमलों को देखते हुए उठाया है। इस बीच अमेरिका और यूरोपीय संघ ने दोनों पक्षों से तनाव कम करने को कहा है। We do continue to be concerned about the need for both the Iranians and the Saudis to de-escalate the situation in the Middle East. That we're urging all sides to show some restraint. वहीं रूस ने सऊदी अरब और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने का प्रस्ताव रखा है, जबकि तुर्की ने बढ़ते तनाव को क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया। Şu anda yaşanmakta olan Suudi Arabistan ve İran arasında yaşanmakta olan ve maalesef Orta Doğu'da var olan gerilimlere çok ilave। दरअसल शनिवार को सऊदी अरब ने सरकार के खिलाफ जन आंदोलन के लिए शिया धर्मगुरु शेख अल निम्र समेत 47 लोगों को फांसी दे दी थी, जिसके बाद ईरान समेत कई देशों में इसका विरोध शुरू हो गया। ईरान ने कड़ा एतराज जताते हुए सोमवार को सऊदी अरब से सभी राजनयिक रिश्ते खत्म कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना पर एक किताब का विमोचन किया। इस किताब का नाम है जिन्ना ऑफन कम टू आवर हाउस। इसे राजदूत किरण दोशी ने लिखा है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने जिन्ना के जीवन पर किताब लिखने के लिए लेखक की सराहना की। I compliment the author for the novelty of his approach to a difficult subject
at whose heart sits a tragedy. It is a commendable effort, and only Ambassador Doshi could have done it. और आज गुजरे जमाने के मशहूर संगीतकार और गायक सी रामचंद्र की पुण्यतिथि है। उन्होंने अपने प्रयोगों के जरिए संगीत की अहमियत को संगीत प्रेमियों के दिलों में उतारा, और यही नहीं, उनके प्रयासों को संगीत की दुनिया ने हूबहू अपनाया भी। आइए याद करें सी रामचंद्र को उनके संगीत से सजे कुछ गीतों के जरिए। हिंदी फिल्म संगीत में जब प्रयोगों की बात आएगी, सी रामचंद्रन जी का नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाएगा। उन्होंने अलबेला के गाने में सैक्सोफोन, बोंगो और ट्रम्पेट का इस्तेमाल किया और जादू बिखेर दिया। उन्होंने 50 के दशक में रॉक का इस्तेमाल किया और दिया शिन शिना की बुबला बू। लेकिन उन्हें सिर्फ वेस्टर्न धुनों का माहिर मानना उनके फन के साथ नाइंसाफी होगी। फिल्म अनारकली में उन्होंने लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ों को इस्तेमाल कर जो जादू बिखेरा, वो आज भी कायम है। शास्त्रीय संगीत पर आधारित उनकी फिल्म नवरंग की उनकी धुनें बेमिसाल हैं। न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। कवि प्रदीप के लिखे और लता मंगेशकर के गाए ऐ मेरे वतन के लोगों जैसे यादगार गीत को सी रामचंद्र ने ही स्वरबद्ध किया। सी रामचंद्रन ने अपने करियर में अभिनेता से लेकर निर्माता तक की भूमिका निभाई। हालांकि उनका संगीत उनकी सारी कलाओं में सबसे ज्यादा सर चढ़कर बोला। आज ही के दिन 1982 में उनका निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर हेडलाइंस पर। पठानकोट में सुरक्षा बलों का अभियान जारी, पाकिस्तान ने कहा भारत से मिले सबूतों की पड़ताल जारी। अमेरिका ने पाकिस्तान से सख्त कार्रवाई को कहा। मजार शरीफ में मुठभेड़ खत्म, भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला करने वाले सभी आतंकी ढेर। काबुल एयरपोर्ट पर हमले में 30 घायल। निलंबन पर दिल्ली सरकार का केंद्र का आदेश मानने से इनकार। उप मुख्यमंत्री ने राजनाथ सिंह को लिखी चिट्ठी, कहा जाएगा गलत संदेश। केंद्र ने रद्द किया था अधिकारियों का निलंबन। सूखा राहत पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और 11 राज्यों से 10 दिन में जवाब तलब। खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने का मांगा ब्यौरा। और सऊदी अरब के बाद बहरीन और सूडान ने भी ईरान से तोड़े राजनयिक संबंध। सऊदी ने हवाई सेवाओं और कारोबार पर लगाई रोक। तनाव खत्म करने की अमेरिकी अपील।